नमस्कार उत्तर प्रदेश खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार पर दोहरी मार, संत विवाद और नोएडा हादसे ने बढ़ाई सियासी तपिश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार दो बेहद संवेदनशील घटनाओं को लेकर जबरदस्त राजनीतिक दबाव में आ गई है। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद और नोएडा में इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि खुद बीजेपी के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि दोनों मामलों को और ज्यादा संवेदनशीलता, संवाद और समझदारी के साथ संभाला जा सकता था। धार्मिक भावनाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़े इन मुद्दों पर सरकार की हर चूक अब सीधे सियासी नुकसान में बदलती दिख रही है। प्रयागराज के माघ मेले में संत समाज और प्रशासन के आमने सामने आने की तस्वीरें विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन गई है। स्नान से रोके जाने पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों ने सरकार पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन ने भगदड़ की आशंका बताकर अपने फैसले को सही ठहराया, लेकिन हालात जिस तरह संभाले गए उसने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। दूसरी तरफ नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की डूबने से मौत ने सिस्टम की तैयारियों की पोल खोल दी। पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद एक जान न बचा पाना व्यवस्था की बड़ी विफलता माना जा रहा है। सरकार ने एसआईटी बनाई, बिल्डर पर कार्रवाई की और नोएडा के सीईओ को हटाया, लेकिन बीजेपी के अंदर ही आवाज उठ रही है कि अगर वरिष्ठ अफसरों पर भी गाज गिरती तो जनता में ज्यादा भरोसा बनता। सियासत भी इस आग में घी डालने में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव ने सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी सनातन का अपमान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय धरना स्थल तक पहुंच गए और सरकार को घेरने का अभियान तेज हो गया। मुख्यमंत्री योगी का कालनेमियों वाला बयान हो या डिप्टी सीएम केशव मौर्य की सफाई, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार की ओर से एकजुट और साफ संदेश की कमी ने विपक्ष को खुला मैदान दे दिया। बीजेपी के भीतर भी चिंता गहराती जा रही है कि ये तस्वीरें, ये वीडियो और ये विवाद लंबे समय तक जनता के जहन में रहेंगे। पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव से पहले अगर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चूक होती रही तो 2026 में यही घटनाएं सरकार के लिए सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान बन सकती है। मोक्ष की नगरी से महानगर की उड़ान, ग्रेटर वाराणसी लिख रहा है विकास की नई गाथा। वाराणसी, वही काशी जिसने सदियों से अपनी आध्यात्मिक पहचान, परंपराओं और संस्कृति को संजोकर रखा, आज विकास की ऐसी नई इबारत लिख रहा है जो इसे तीर्थ से टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के महाशहर में बदलने की दहलीज पर ले आई है। चौड़ी सड़कें, भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रोपवे, नए पुल और अब ग्रेटर वाराणसी का सपना, ये सब संकेत है कि मोक्ष की नगरी अब भविष्य के भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत तैयार मास्टर प्लान 2031 के अनुसार रिंग रोड के किनारे 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 6 नई हाईटेक टाउनशिप बसेंगी, जिन पर शुरुआती तौर पर ही 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हरहुआ से राजा तालाब तक बनने वाली ये टाउनशिप मॉल, 5 स्टार होटल, आईटी पार्क और वर्ल्ड क्लास अस्पतालों से लैस होंगी और काशी को नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर एक आधुनिक शहरी हब बना देंगी। निवेश के लिहाज से भी वाराणसी इस वक्त सुनहरे मौके के दौर में है। रिंग रोड, बापतपुर एयरपोर्ट रोड, रामनगर, पड़ाव, शिवपुर और सारनाथ विस्तार जैसे इलाकों में जमीन की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी मार्केट अपने सबसे अहम मोड़ यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, जहां निवेश पर सालाना 15 से 20% तक रिटर्न मिल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद हर साल करोड़ों पर्यटकों की आमद ने रेंटल प्रॉपर्टी और होमस्टे बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ऊपर से देश का पहला अर्बन रोपवे, मल्टी मॉडल टर्मिनल और नए ब्रिज वाराणसी को ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का सुपर हब बना रहे हैं। लेकिन इस चमक के बीच सतर्कता भी जरूरी है। निवेश से पहले यूपी आरईआरए में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, अधिग्रहण के खतरे और अवैध कॉलोनियों से बचाव बेहद जरूरी है। साफ है, काशी अब सिर्फ आस्था की राजधानी नहीं रही, बल्कि विकास, निवेश और भविष्य की राजधानी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। 92 साल की परंपरा तोड़ने वाली सरकार
नवा बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट इतिहास में मोदी युग का बड़ा अध्याय। देश की आर्थिक धड़कनों पर एक बार फिर सबकी नजर टिकी है, क्योंकि रविवार 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नवी बार आम बजट पेश करने जा रही है। ये सिर्फ एक बजट नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक सिलसिले की अगली कड़ी है जिसने मोदी सरकार के दौर में बजट की परंपराओं की तस्वीर ही बदल दी। साल 2019 में पहला बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण अब सबसे लंबे समय तक बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्रियों में शुमार होने जा रही है। लेकिन इस सफर की सबसे बड़ी कहानी है 92 साल पुरानी रेल बजट की परंपरा का अंत। ब्रिटिश दौर से चली आ रही वो परंपरा जिसमें आम बजट से एक दिन पहले अलग से रेल बजट पेश होता था। मोदी सरकार ने 2017 में इतिहास के पन्नों में दफना दी पहली बार देश को एक ही मंच से एक ही दिन एक ही बजट मिला। ये बड़ा फैसला नीति आयोग की सिफारिश पर लिया गया और संसद में पहली बार अरुण जेटली ने आम बजट के साथ रेल बजट भी पढ़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और विकास के साथ साथ रेलवे की घोषणाएं भी अब एक ही बजट का हिस्सा बन गई। आज जब निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश करने जा रही हैं, तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उस दौर की याद भी है जब मोदी सरकार ने बजट की सदियों पुरानी लकीर को मिटाकर आर्थिक सुधारों की नई इबारत लिखी थी। बाजार में मची हड़कंप की लहर। भारतीय रुपए ने शुक्रवार को इतिहास का सबसे कमजोर चेहरा दिखाया और डॉलर के मुकाबले फिसलकर सीधे 91.9650 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। 6 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट ने बाजार में हड़कंप मचा दिया है। दिन के अंत में रुपया 91.94 पर बंद हुआ, लेकिन एक हफ्ते में 1.18% और पूरे महीने में 2.3% की गिरावट ने निवेशकों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। हैरानी की बात यह रही कि जब एशियाई मुद्राएं कमजोर डॉलर के सामने संभलती दिखी, तब भी रुपया लगातार टूटता चला गया। विदेशी निवेशकों की ताबड़तोड़ बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताओं ने रुपए पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी का कहना है कि सेकेंडरी मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने रुपए को और कमजोर कर दिया है और आने वाले दिनों में ये 91.35 से 92.25 के कमजोर दायरे में घूम सकता है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के दिलीप परमार के मुताबिक बजट से पहले आयातकों की भारी डॉलर मांग और शेयर बाजार में बिकवाली ने रुपए की कमर तोड़ दी। उनका अनुमान है कि डॉलर रुपया जोड़ी 92 का स्तर भी पार कर सकती है। रुपए की इस गिरावट का सीधा असर शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स करीब 770 अंक लुढ़ककर 81,537 पर बंद हुआ और निफ्टी 241 अंक टूटकर 25,048 पर आ गया। कमजोर रुपए, विदेशी निवेश की निकासी और वैश्विक सियासी तनाव तीनों मिलकर भारतीय बाजार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अब सबकी नजर आने वाले बजट और सरकार की रणनीति पर टिकी है।